दोस्तों, आज मैं कोरियन मूवी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है हाउस ऑफ द डिसअपीयर्ड। इस मूवी के लास्ट पार्ट में एक बहुत ही अमेजिंग प्लॉट ट्विस्ट है जिसे गेस करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा अनलेस आपने कोई और मूवी देख रखी हो। जी हाँ, हाउस ऑफ द डिसअपीयर्ड एक स्पेनिश मूवी की रीमेक है जिसका नाम है द हाउस एट द एंड ऑफ टाइम। ये मूवी मल्टीपल टाइमलाइंस में बैक एंड फोर्थ करती रहती है। इस मूवी में टोटल 3 टाइमलाइंस है। टाइमलाइन नंबर 1 जीवनी के मरने से पहले, टाइमलाइन नंबर 2 जीवनी के मरने के बाद एंड टाइमलाइन नंबर 3 डेट इज़ प्रेजेंट टाइमलाइन 2017। इस मूवी को IMDb पे 6.3 स्टार्स मिले हैं, पर यह मूवी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड माइंड बेंडिंग प्लॉट के कारण उससे कई ज़्यादा स्टार्स डिज़र्व करती है। इस मूवी को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे कई सारी माइंड बेंडिंग मूवीज़ को समझ सके। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है इन फर्स्ट टाइमलाइन दैट इज़ इन 1992, जहां मियुई बेहोशी की हालत से उठकर अपने बेटे की आवाज़ सुन के बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। बेसमेंट में जाती ही उसे अपना पति घायल कंडीशन में मिलता है और जिसे देखकर वो बड़ी ही डर जाती है। तभी उसकी नज़र दूसरी ओर खड़े अपने बड़े बेटे योजे पर जाती है और जिसके पास जाने पर उसे कोई पीछे से खींच लेता है और वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दूसरे दिन अपने पति और अपने बेटे के मर्डर चार्जेस पे मियुई को 25 साल के लिए जेल होती है। अब हम टाइमलाइन नंबर 3 में आते हैं डेट इज़ इन 2017, जहां जेल से सज़ा काट कर वो उसी घर दोबारा लौट आती है। अपने घर में आते ही उसे वहाँ एक हॉन्टेड प्रेजेंस फील होने लगता है और वो अपने बेटे योजे के गुमशुदा होने के राज को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसी टाइम फादर चोई नामक एक फादर चर्च के बहाने से घर आता है और मियुई से उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन वो हादसा हुआ था, जिसके कारण मियुई गुस्से से उसे घर से निकलने कहती है। अब हम टाइमलाइन नंबर 1 में आते हैं, जहाँ योजे अपने छोटी भाई जीवन और अपने बचपन के 2 बेस्ट फ्रेंड योन हुई और जोन होया के साथ चीटिंग करके वीडियो गेम खेल रहा था और उस शॉप लेडी के वहाँ आने से वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। घर आते टाइम योजे यूनहुई को एक पर्ल्स का गिफ्ट देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो उसे लाइक करता था। रात को घर आकर वो दोनों भाई उस शॉप लेडी को अपने घर देखते हैं जो कि वहाँ उनकी शिकायत करने आई हुई थी, पर उसे वहाँ एक हॉन्टेड प्रेजेंस फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में उसका पति जो एक पुलिस वाला होता है वो घर आता है, पर उनके लड़ाई होने के कारण वो वहाँ से निकल जाता है। अब इस स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट होने वाली थी जब मियुई के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है। जब डोर ओपन होता है तब उस पर एक स्ट्रेंजर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। तभी जीवो ने अपने रूम के बाहर एक स्ट्रेंज फिगर को देखकर जोर से चिल्ला देता है और मियुई गलती से अपने बड़े बेटे योजे के रूम की तरफ भागती है। योजे के रूम अंदर से बंद होने के कारण मियुई उसे खोल नहीं पाई और बैकअप की लेने दूसरे रूम में जाती है। वापस आने पर वो योजे को सेफ देखती है। तभी उसकी याद आता है कि एक्चुअल में जीवो ने चिल्लाया था और वो उसके रूम की तरफ भाग गई। अंदर जाती ही वो जीवोने को बड़े शौक में देखती है, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया था। नेक्स्ट डे पुलिस इन्वेस्टिगेट करने उनके घर आती है, जहां उन्हें मियुई के फिंगरप्रिंट्स के अलावा कोई और फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। बाद में योजे मियुई को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि इस घर को छोड़ दो क्योंकि योजे जल्द ही मरने वाला है। अगले दिन शॉप के पास से गुजरते हुए वो ओल्ड शॉप लेडी मियुई को उनके घर के बारे में वार्न करती है और उसे एक फेंग शुई मास्टर का नंबर देती है। फेंग शुई मास्टर घर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसके साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिसके कारण वो डर कर वहाँ से निकल जाता है। पर निकलने से पहले वो मियुई को एक शमन की मदद लेने को सजेस्ट करता है। मियुई एक शमन से कांटेक्ट करती है और उसे अपने घर ले आती है।
शमन एक रिचुअल परफॉर्म करती है जहाँ मियुई को अपनी आंखें बंद करनी थी और किसी भी कारण से उन्हें खोलना नहीं था। आंखें बंद होने के बाद उसे पूरे रूम में बहुत सारी डरावने आवाज़ें आने लगी थी, जिससे कि वो काफ़ी डर गई और फाइनली उसने अपनी आंखें खोली थी। आंखें खोलते ही उसे रूम में बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई दिए। बाद में शमन के असिस्टेंट ने उसे होश में लाया और मियुई ने गुस्से से उन दोनों को घर से निकाल दिया। रात में दोनों बेटों में से सिर्फ बड़ा बेटा योजे ही घर आता है और अपने छोटे भाई जीवन के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि वो लेक साइड ही खेल रहा था और वो अपने आप ही लौटने वाला था। पुलिस के सर्च के जाने पर जीवनी की बॉडी मिलती है। ये देख के मियुई का हस्बैंड उन दोनों पर बहुत ही भड़क जाता है। दरअसल योजे उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, वो मियुई के एक्स हस्बैंड का बेटा था जो कि हार्ट डिजीज़ के चलते दुनिया छोड़ चुका था और जियो ने उसका सगा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसे ये लगने लगा था कि ये सब मियुई और योजे की ही करामत है ताकि वो दोनों उससे दूर जा सके। अब हम फिर से टाइमलाइन नंबर 3 में आते हैं, दैट इज़ 2017, जहां अगले दिन फादर मियुई से बात करने फिर से उस घर में आता है और इस बार मियुई फाइनली उसे बात करने राज़ी होती है। फादर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसे 11 नवंबर 1967 के केस के बारे में पता चलता है जहां एक औरत अपने दोनों बेटियों के साथ डिसअपेयर हुई थी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलता है जहां पार्क साइंग एक रिपोर्टर ने उस घर के बारे में लिखा था। फादर रिपोर्टर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जहां वो रिपोर्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रिपोर्टर से उस केस के बारे में पूछे जाने पर वो कहता है कि वो घर 1942 में एक जापानीज जर्नल वाताबी कुनियो ने नेचुरल साइंस एंड ऑकल्टिज्म के मदद से स्पेसिफिकली उसी जगह पर बनवाया था जहां एक दिन जापानीज हुकुमशाही को ख़त्म करने के लिए कोरियन फार्मर्स का रिवोल्ट होता है। पर घर में घुसते ही जनरल वाताबे अपने पूरी फैमिली के साथ गायब हो जाता है। आगे रिपोर्टर ने कुछ और भी इंसिडेंट्स के बारे में बताया, दैट इज़ 1967 और 1992 जब मियुई का बड़ा बेटा योजे डिसअपेयर हुआ था। उन सारे इंसिडेंट्स की टाइमलाइन को स्टडी करके दैट इज़ 1942, 1967 एंड 1992 फादर 25 साल के गैप को नोटिस करता है, यानी कि हर 25 साल में उस घर में डिसअपेरेंस की केस सामने आती है और ये बात वो मियुई को बता देता है। फादर मियुई को ये घर छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि आज की डेट 11 नवंबर है, यानी कि फिर से 25 साल बाद आज के दिन एक डिसअपेरेंस की केस होने वाली थी। मगर अपने बड़े बेटे योजे को ढूंढने के लिए मियुई वहाँ रुकना पसंद करती है। उसी रात मियुई बेसमेंट में उसी डोर की तरफ चली जाती है जहाँ 25 साल पहले उसका बेटा गायब हुआ था, मगर इस बार वो रास्ता बंद नहीं था बल्कि अभी वहाँ एक अंधेरा रास्ता था जिसमें कुछ टाइम रहने पर मियुई वापस लौट आती है। वापस लौटने पर वो अपने रूम में जाने की कोशिश करती है पर डोर अंदर से लॉक होने के कारण वो स्पेयर की यूज़ करती है और डोर खोलते ही वो एक अंदर बैठे स्ट्रेंजर को पकड़ लेती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि खुद उसका ही 1992 वाला यंगर वर्जन था। तभी उसे ये बात समझ आती है कि वो अपने ही पास्ट में है और अपने डिसअपेयर हुए बेटे योजे को देखने उसकी रूम की तरफ बढ़ती है। योजे के रूम में जाकर वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है, मगर उसी टाइम पे गलती से डिफरेंट टाइमलाइंस मिक्स होने के कारण टाइमलाइन नंबर 2 से आया हुआ योजे टाइमलाइन नंबर 1 वाले अपने छोटे भाई जियोने से मिलने आता है और उसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल होता है क्योंकि उसके टाइमलाइन में जियो ने ऑलरेडी दुनिया छोड़ चुका था और ये वही टाइमलाइन है जिसमें ओल्ड मियुई योजे के रूम में थी। मगर अपने रूम के बाहर एक स्ट्रेंज फिगर को देखकर जियो ने डर के मारे जोर से चिल्लाता है और यंगर मियुई गलती से योजे के रूम की तरफ आती है, मगर यंगर मियुई वहाँ आने के कारण ओल्ड मियुई योजे को एक पेपर नोट में इस घर को छोड़ दो क्योंकि योजे जल्द ही मरने वाला है ये लिख कर देती है और वापस बेसमेंट की तरफ लौट जाती है।
इस टाइम तक हम सभी ये समझ चुके थे कि मूवी के स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंजर मियुई पर हमला करता है और योजे को नोट देता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद मियुई का ही ओल्डर वर्जन था। और जियो ने जिसे अपने रूम के बाहर देखता है वो टाइमलाइन नंबर 2 से आया हुआ उसका ही बड़ा भाई योजे था, जहाँ जियो ने ऑलरेडी दुनिया छोड़ चुका था, जिसके कारण वो उससे मिलकर बहुत इमोशनल होता है। मगर वापस लौटने पर वहाँ उसे वो सारे लोग दिखते हैं जो उसे क्षमा के रिचुअल के टाइम दिखे थे, और साथ ही एक ओल्ड पर्सन दिखता है जो उसको फॉलो कर रहा था। फाइनली वो ओल्ड पर्सन मियुई को ये बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा बेटा योजे है, और मियुई को यकीन दिलाने के लिए वो उसे वही लॉकेट दिखाता है जो उसे अपनी माँ यानी कि मियुई ने बचपन में दिया था। ओल्ड योजे मियुई को बताता है कि वो एक्चुअली टाइमलाइन नंबर 4 डेट इज़ फ्यूचर से आया है उसकी माँ मियुई को उसकी जान बचाने से रोकने के लिए। वो कहता है कि हर 25 साल में इस बेसमेंट के दरवाजे से टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है, और टाइमलाइन नंबर 2 डेट इज़ इन 1992 में उसके डैड बेसमेंट में उसकी जान लेने वाले थे। ये वही टाइमलाइन है जब ओल्ड मियुई अपने पति को मारकर योजे को फ्यूचर में ले जाती है। उसके चलते उसकी यंगर वर्जन डेट इज़ 1992 वाले वर्जन को जेल होती है और उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद होती है। इस टाइम तक मियुई को समझ आ गया था। वो एक लास्ट टाइम बेसमेंट से 1992 में जाती है जहाँ उसके हस्बैंड को मारकर योजे को बचा लेती है और उसे वहाँ छोड़कर लौटने लगती है। तभी मियुई को योजे की बीमारी याद आती है जिसका इलाज 1992 में पॉसिबल नहीं था, और उसे अपना प्रॉमिस याद आता है जहाँ वो कहती है कि वो उसका इलाज ज़रूर करवाएंगी, और इसी के कारण वो यंगर योजे को खींचकर अपने साथ उसके प्रेजेंट टाइम 2017 में लाती है, क्योंकि इस टाइम तक उसका बीमारी का इलाज पॉसिबल हो चुका था और उसके यंगर वर्जन को जेल होती है। मियुई यंगर योजे को फादर को सौंपकर उसका इलाज कराने कहती है और वो खुद उस घर में मरने तक रुक जाती है। लास्ट में फादर एक्चुअली योजे का ही बचपन का फ्रेंड जून होया समझ में आता है, और इसी के कारण फादर इस केस में इतना इंटरेस्टेड था। जाते टाइम मियुई योजे को उसका लॉकेट देती है जो उसे टाइम ट्रैवल के समय योजे के ओल्डर वर्जन ने दिया था। फाइनली फादर योजे को एक लेडी के पास ले आता है। ये और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी बचपन की फ्रेंड योन हुई है, जिसने एक लॉकेट पहना था जिसमें वही पल्स लगे थे जो योजे ने बचपन में उसे गिफ्ट के तौर पर दिए थे। और इसी के साथ यह हॉरर के पीछे छुपी टाइम ट्रैवल वाली मूवी यही ख़त्म होती है।